नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज दिन है रविवार का, किसी एक बड़ी खबर का विश्लेषण। तो बड़ी खबर इस हफ्ते आपको मालूम है एक ही चल रही है कि जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में चंदे की चोरी का मामला है, वो मामला बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है। बीजेपी संघ और उनसे जुड़े बाकी सभी संस्थानों की इज्जत का फालूदा हो चुका है। लोगों का विश्वास उस पर उठ चुका है। 12 साल में पहली बार यूं लग रहा है कि बीजेपी के पास किसी समस्या का समाधान नहीं है। हेडलाइंस मैनेज नहीं हो रही है। मीडिया, गोदी मीडिया तक सवाल उठा रहा है, रोज उठा रहा है ये चंदा चोरी को लेकर। अब ऐसे में बीजेपी क्या कर सकती है? कोई डेस्परेट मेजर ही ले सकती है। और वो डेस्परेट मेजर क्या हो सकते हैं, ये इन संभावनाओं को जानना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी बात, देश में राजनीतिक कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं, और जिसकी शुरुआत हो सकती है जो जल्द ही एक कैबिनेट एक्सपेंशन या कैबिनेट जो बदलाव है, फेरबदल है, वो होगा। उसके बाद मॉनसून सत्र है। बहुत कुछ इन अगले 6 महीनों में, क्योंकि इस साल के 6 महीने बीत गए, अगले 6 महीने शुरू हो गए, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है इस साल का 2026 का, ये बड़ा हैपनिंग होने वाला है, क्योंकि 2027 में बहुत इंपॉर्टेंट विधानसभा चुनाव है। तो इन 6 महीनों में क्या क्या हो सकता है, क्या चीज़ें बदल सकती है, खास करके चंदा चोरी के दाग से निकलने के लिए बीजेपी क्या कर सकती है, और कुछ ऐसा कर सकती है क्या जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। इन सब पर बात करने के लिए चौधरी पुष्पेंद्र फिर एक बार हमारे साथ हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को जितना बारीकी से वो समझते हैं, फिलहाल इतनी बारीकी से समझने वाले कम लोग हैं। किसान नेता भी हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता भी हैं, विश्लेषक भी हैं, थिंकर भी हैं, सब कुछ है। तो आज फिर एक बार चौधरी पुष्पेंद्र हमें बताएंगे कि इस वक्त बीजेपी किन चीज़ों पर काम कर रही है जो इस देश को एक बहुत बड़ा झटका दे सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चौधरी साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र भाई, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। और धन्यवाद। सीधा सवाल आपसे हमेशा की तरह, कि जो इस वक्त जिस राज्य से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश में, जहाँ की राजनीति देश की दशा और दिशा तय करती है, जहाँ के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर माना जाता है पॉलिटिकली, उस प्रदेश में चुनाव सिर पर है, और उस प्रदेश में इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में या सबसे ज्यादा गीली विकेट पे कहीं बीजेपी दिख रही है, तो वो उत्तर प्रदेश में दिख रही है, खास करके इस चंदा चोरी मामले को लेकर। आपकी राजनीतिक इतने सालों की जो समझ है, आपने राजनीति को जो एक तरह से पूरा समझा है, निचोड़ा है, आपको क्या लगता है कि ये जो स्थिति दिख रही है, हमें यही स्थिति है कि ये भ्रम है? दरअसल में बीजेपी इससे निकलने के लिए कुछ ऐसा तिकड़म करेगी कि जो शायद हम में से कोई सोच भी ना सके। देखिए प्रदीप जी, अभी पहले जो बैकग्राउंड बता दूं मैं इसका थोड़ा सा। वास्तविकता ये है कि जो भाजपा है उसकी राजनीति दो स्तंभों पर टिकी हुई है। एक है हिंदू मुस्लिम करना, यानी धर्म की राजनीति करना, और उसका मूल केंद्र बिंदु जो है वो राम मंदिर रहा है। राम मंदिर ही वो इनका एक तरीके से जो है अलादीन का चिराग रहा है, जिसके बलबूते पर दो सीटों से बढ़ते बढ़ते ये लोग जो है आज तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। अब राम मंदिर निर्भर करता है हिंदू धर्म के ऊपर, जो विश्वास करते हैं, जो राम भक्त हैं, उनकी आस्था के ऊपर। तो ये आस्था का प्रश्न है। तो इन्होंने पूरे देश में पहले तो ये व्याप्त किया कि साहब 500 वर्ष का ये संघर्ष है, हमने मस्जिद हटा करके और वहां पर राम मंदिर की स्थापना की है, और इस वजह से आपको हमारा हिंदू धर्म को बचाने में जो सहयोग है और जो बलिदान और कुर्बानियां हैं, उसकी वजह से हमें नोट भी देने चाहिए और वोट भी देना चाहिए। यानी कि जो राम मंदिर बना है वहां पर चढ़ावा भी आता है, और वहां उसके माध्यम से वोट का भी इंतजाम होता है। दूसरा इनका पिलर राष्ट्रवाद का है। राष्ट्रवाद के पिलर पे हम सेपरेटली आएंगे। अब जो धर्म का जो इनका पिलर है, वो लगभग जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बातें सामने उजागर हुई हैं, और बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह जो है सारा ट्रस्ट काम कर रहा था। और 1990 के बाद से ही जो तमाम चढ़ावे आए या भेंट भक्तों ने दी,
पैसे के रूप में, सोना चांदी के रूप में या मूर्तियों के रूप में, उन सब का कोई हिसाब किताब जो है पता नहीं लगा। किस प्रकार से अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई, उसको थोड़ी देर बाद 18 करोड़ में खरीद लिया गया उसी दिन, कुछ घंटे बाद ही। तो ये सब घपले घोटाले वहां पर जमीनों में हुए, चढ़ावे में हुए। और उसके बाद अब जो खुलासा हुआ कि जो दान पत्र वो है, उसके अंदर भी जो ये है, जो दान पात्र में डालते हैं आकर के, करोड़ों की संख्या में पूरे देश का और पूरे विश्व से हिंदू आते हैं, और उसमें जो चंदा चोरी ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है, उससे सारे देश का विश्वास इनके ऊपर से हिल गया है। राम में आस्था है, लेकिन राम की मैनेजमेंट, राम मंदिर के मैनेजमेंट के माध्यम से वोट की चोरी करना और नोट की चोरी करना, यानी दोनों ही ऐसा लग रहा है कि मान लो एक इन्होंने मॉडल तैयार कर रखा था कि जिसकी वजह से हमें लगातार वोट भी मिलते चले जाएंगे असीमित काल तक, और चिरकाल तक हमें जो है चढ़ावा भी यहां से मिलता चला जाएगा। ये ऑर्गेनाइज गैंग की तरह इन्होंने काम किया इसका। और जब आपको वोट मिलेंगे और नोट मिलेंगे, और पब्लिक के पैसे से ही वो मंदिर बनाया गया, उस मंदिर को बनाने में भी घपले घोटाले, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। पहले भी जमीन के जो घोटाले मैंने बताए, संजय सिंह से लेकर के तमाम जो आम आदमी पार्टी के सांसद, बाकी लोग कहते रहे, उन्होंने सबूत भी दिए, उसकी भी एसआईटी बनी थी, लेकिन उसका क्या हुआ उसका कोई पता नहीं चला। अब 2027 के यूपी के चुनाव के जस्ट पहले, यानी कि 5-6 महीने पहले, इतना बड़ा खुलासा हो जाने से इनकी धर्म का जो पिलर है वो हिल गया है, और राम भक्तों का इनके ऊपर जो अटूट विश्वास था वो भी कहीं ना कहीं धराशायी हो गया है। अब इससे बचने के लिए, ये जो रायता फैल गया है, इससे बचने के लिए ये और 4-5 बड़े कदम उठा सकते हैं। जो मेरी राजनीतिक समझ है, जो मेरे खुद के सूत्र हैं, या जिन मैं लोगों से मिलता रहता हूं, उसके अनुसार, और जो मेरी स्टडी है उसके अनुसार, जो है 5 सूत्र ये जो है चलने की योजना आगे बना रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि पंचशूल के माध्यम से विपक्षियों को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन हो, उसको धराशायी करने की योजना अंदर खाने भाजपा बना रही है। अब उन 5 शूलों में से ये कौन सा पहले प्रयोग करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे, किससे क्या इनको लाभ हानि होगा, वो मैं विस्तार से आपको एक एक करके बताऊंगा जी। चौधरी साहब, जैसे आपने बताया पंचशूल, नाम आपने बताया पंचशूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे सवाल पूछने से ज्यादा हमारे दर्शक इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे आपसे जानने के लिए कि वो पंचशूल हैं क्या और वो कैसे काम करेंगे। देखिए, पंचशूलों में से जो पहला शूल है, पंचशूल इसी तरीके से जैसे त्रिशूल होता है, त्रिशूल में 3 भाले होते हैं, पंचशूल में 5 भाले होते हैं। तो पंचशूल में जो पहला शूल है, जो मेरी अपनी रीडिंग है, वो ये है कि एक बहुत बड़ा टकराव राम मंदिर के अलावा केंद्र में जो नंबर 1 नंबर 2 गुजराती बैठे हुए हैं, उनका योगी बाबा जी से भी है। क्योंकि अभी मोदी जी तो कम से कम 2029 तक उनका भविष्य सुरक्षित है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद लीडर कौन होगा, प्रधानमंत्री की रेस में कौन होगा, इसके कारण भी एक बहुत बड़ा टकराव गृह मंत्री अमित शाह और योगी जी के बीच में अंदर खाने लगातार चलता रहता है, जिसमें वो ये नहीं चाहते कि भाई योगी जी तीसरी बार जीत करके आए और यहाँ पर सबसे बड़े क्लेमेंट प्रधानमंत्री पद के बन जाएं। क्योंकि 26 लोकसभा सीट की जो गुजरात राज्य है, वहां से अगर 3 बार जीतने के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री के क्लेमेंट बन सकते हैं, तो योगी जी तीसरी बार जीतने के बाद जो 80 सीटों का प्रदेश है यूपी, तो उनका दावा तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये यूपी हारना भी नहीं चाहते, लेकिन इनको जीतने भी नहीं देना चाहते। ये एक समस्या है। तो इसके जवाब में इन्होंने एक, जो मेरी रीडिंग है, 5-6 महीने से मैं लगातार इनकी कुछ लोगों से, मेरी केंद्रीय मंत्री स्तर तक के लोगों से बातचीत चर्चा होती रहती है, और लोगों से भी मैं देखता समझता रहता हूं। तो उसके लिए एक पहला शूल ये तैयार इन्होंने किया है कि भाई हम क्यों ना उत्तर प्रदेश के 3 हिस्सों में विभाजन कर दें, 3 राज्य बना दें। अब क्योंकि वेस्टर्न यूपी, मध्य यूपी और ईस्टर्न यूपी, अगर हम 3 राज्यों में इसको बांटे हैं, तो लगभग 80 लोकसभा सीटें, 27-27, 26, इस 26-27 के एक-एक हिस्सा बनाया जा सकता है। यानी गुजरात के बराबर अपने आप में 3 राज्यों को समेटे हुए यूपी अकेला है। और इनका मालिक आज की तारीख में जो है योगी जी बने हुए हैं, जो बड़ा खतरा अमित शाह जी के लिए भी है।
और आज की तारीख में इनको ये भी लग रहा है कि जो रायता फैला हुआ है राम मंदिर का, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से सारा ही उत्तर प्रदेश तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तो ये तिकड़मई बाजी है, और ये जो हम इंटरव्यू आपके साथ कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि भाई इनकी चालों का हम पहले ही खुलासा कर दें, ताकि समाजवादी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन हो, चौकस हो जाए। हम उनको सुझाव नहीं दे रहे हैं, हमें जो पता चला है, जो चीजें एनालिसिस में हमें आ रही हैं, ताकि वो चौकस हो जाए, काउंटर मेजर ले सके, वरना जो है चिड़िया जो है खेत चुग जाएगी। तो पहला शूल जो मैं आपको बता रहा था कि यूपी के 3 टुकड़े करने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। और इसमें वेस्टर्न यूपी में तो क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा पहले से ही मजबूत नहीं है, और 3 राज्यों में जब इसका बंटवारा हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी को अपने बर्तन एक राज्य में कहीं ना कहीं रखने पड़ेंगे। स्थानीय पार्टियां जो होती हैं, राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं, वो डिवीजन होने के बाद कभी भी दोनों हिस्सों में मजबूत नहीं रही हैं। चाहे उत्तराखंड का डिवीजन जब हुआ, यूपी से उत्तराखंड बना, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में जीरो हो गई। इसी तरीके से झारखंड का जब बिहार में से झारखंड बना, तो जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो लालू प्रसाद की पार्टी है, वो झारखंड में शून्य हो गई, बिहार तक सीमित हो गई। यही हाल आपने स्थानीय पार्टियां दो थी आंध्र प्रदेश में, तेलुगु देशम और ये टीआरएस। टीआरएस तेलंगाना तक सीमित रह गई, और चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम के हिस्से बन करके वहां चले गए आंध्र प्रदेश में, जो छोटा हिस्सा बन गया। तो कभी भी स्थानीय पार्टियां आप कोई भी उठा के देख लीजिए, केवल ये सीपीएम तो फिर भी 2-3 राज्यों में आ गई थी, वरना स्थानीय पार्टी कभी भी एक राज्य से ज्यादा अगर डिवीजन हो जाए तो बिल्कुल जहां वो खुद मजबूत होती है वहां सीमित हो जाती है। तो अब अगर यूपी के 3 हिस्से हो गए, तो वेस्टर्न यूपी में क्योंकि बेस वोट यादवों का नहीं है, हालांकि मुसलमान यहाँ अच्छी संख्या में है, लेकिन जो है इनका बेस वोट ना होने के कारण बहुत ज्यादा काम भी इनका नहीं है, ज्यादा सीटें भी समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाती है। जबकि वेस्टर्न यूपी ही ऐसा स्थान है जहां से धन मिलता है, जहां से संसाधन मिलते हैं, कुर्ते की जेब है एक तरीके से, समझ लीजिए। और यहाँ पर वैसे भी लूट मची रहती है, और वेस्टर्न यूपी के लोग चाहते भी हैं। हाईकोर्ट बेंच का बहुत लंबे से समय से आंदोलन चल रहा है, वो चाहते हैं वेस्टर्न यूपी अलग राज्य बने। और कांग्रेस के लोग भी अंदर खाने चाहते हैं कि इस यूपी के 3 हिस्से बट जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस वर्सेस भाजपा हो गया लास्ट में आते, बाकी उत्तराखंड क्रांति दल वगैरह थे सब समाप्त हो गए जिन्होंने वो आंदोलन चलाया था, तो ऐसा यहाँ पर भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पैर टिकाने की जगह कांग्रेस को मिल जाएगी। इस विषय में एक लेख भी जो जयराम रमेश है, उन्होंने इस कई साल पहले दैनिक जागरण में लिखा था कि यूपी के विभाजन होने चाहिए। खैर, तो यूपी का जब विभाजन होगा तो पॉलिटिकल असर ये पड़ेगा कि बाबा जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के 26-27 लोकसभा सीटों के अगर जीत भी जाते हैं इस बार, तो वहां के मुख्यमंत्री रह जाएंगे। बीच में क्योंकि ब्राह्मण भी काफी ज्यादा नाराज इनसे चल रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा राजपूत और ठाकुरवाद ज्यादा बताया जाता है यूपी में, जो योगी जी हैं उनके कारण। उस वजह से ब्राह्मणों को भी, मान लो बीच वाला हिस्सा जो मध्य हिस्सा है वहां ब्राह्मण मजबूत है, उनको वहां मुख्यमंत्री भाजपा बना दे। और पश्चिम यूपी में जाटों का एक बहुत मजबूती है, तो जाटों को किसी को मुख्यमंत्री बना दें, तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो जाएगा। और आप हर हालत में मानेंगे कि 1947 के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना होगी कि उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से हमने बांट दिए, और राम मंदिर की बात भी कहीं ना कहीं साइड हो जाएगी। तो ये पहला कदम हो सकता है कि इसको उठाया जा सके। इसके लिए अब लोगों की ये आती है बात कि साहब इसको कैसे किया जाएगा, क्या योगी इसमें अड़चन नहीं अड़ा देंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपके दर्शकों तक जानी बहुत आवश्यकता है। देखिए, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य का नाम और भूगोल बदल सकती है, उसके डिवीजन कर सकती है। उसके लिए उस राज्य की विधानसभा से मत तो लिया जाएगा, लेकिन वो फेवर में हो या अगेंस्ट हो उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। ऐसा आंध्र प्रदेश में भी हुआ 2014 में। आंध्र प्रदेश ने की विधानसभा ने मना कर दिया था कि हम डिवीजन नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद बावजूद भी केंद्र सरकार जो यूपीए की थी तत्कालीन, उन्होंने आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से कर दिए थे। तो ये कर सकते हैं, चाहे योगी बेशक नाराज हो। और योगी जी भागेंगे तो वैसे भागेंगे भी कहां? जी। जी, मायावती भी वैसे इस फेवर में रही हैं, सबको मालूम है। मायावती भी एक एक टाइम पे तैयार हो गई थी यूपी के वो करने के लिए, लेकिन क्योंकि समय की कमी आपके पास भी मेरे पास है, अब आपसे गुजारिश करूंगा, ये तो आपने इतनी
एक बड़ी बात बताई है, इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल, जैसा आपने खुद कहा कि अगर ये हो जाता है तो इस देश में 1947 के बाद दूसरी बड़ी घटना हो जाएगी। दूसरा शूल क्या है? उसका भी थोड़ा-सा अगर आप खुलासा कर दें तो? जी, जी, जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है वो मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस यहाँ पर इतनी मजबूत नहीं है। अब दूसरा जो मुद्दा इनका है कि समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है वो एम वाई समीकरण यानी मुस्लिम प्लस यादव का मेन समीकरण है। एम वाई का जो समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10% के बीच में यादवों की संख्या उत्तर प्रदेश में बताई जाती है और मुसलमानों की संख्या लगभग 18 से 20% के बीच में है। तो ये दोनों मिलाकर के लगभग 28-30% की जो है संख्या हो जाती है और बाकी जब किसी को टिकट देंगे, कहीं किसी जाति को, कहीं किसी जाति को, तो उसके वोट मिलकर के 35-40% तक आसानी से जो है अखिलेश यादव पहुंच सकते हैं। गठबंधन हो तो और भी अच्छा इनका काम हो सकता है। तो इस एम वाई इक्वेशन को डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने एक चाल और सोच रखी है, जो कि इन्होंने ग्राउंड पे चलनी शुरू कर दी है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा 2-3 स्टेटमेंट योगी बाबा जी ने स्वयं दिए हैं कि साहब ये जो राम मंदिर से ध्यान भटकाने के उसमें कि भाई ये मथुरा वाला जो मुद्दा है, कृष्ण जो है जन्मभूमि वाला मुद्दा ईदगाह का जो मुद्दा है, उस पर अखिलेश जी आप अपने विचार बताएं। अब कृष्ण जन्मभूमि वाला मुद्दा जो है यादवों के लिए बहुत बड़ा इमोशनल कार्ड है, क्योंकि यादव जो है अपने आप को भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं और भगवान कृष्ण उनके सबसे बड़े आराध्य हैं। अब भगवान कृष्ण यानी यादवों के जो पूर्वज हैं एक तरीके से, और यादव अपने आप को उनके वंशज मानते हैं, उनका विवाद मुसलमानों से हो जाएगा वहां पर, अगर वहां पर ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उग्रता से उठा दिया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं यादवों और मुसलमानों के बीच में टकराव होने की संभावना है। और ये इस समीकरण को, एम वाई समीकरण को तोड़ने के लिए इनको सबसे बड़ा मुफीद चैप्टर ये लगता है कि भाई हम क्यों ना कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को तेजी से उठा दें, तो दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। क्योंकि यादव भी ये नहीं चाहेगा कि भैया कृष्ण जन्मभूमि है तो साहब यहाँ पर ईदगाह क्यों है, तो इस मुद्दे को आगे लाना ये चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक, जैसे राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था, कृष्ण जन्मभूमि का असर यही नहीं पड़ेगा, वो बिहार में पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा, अहिरवाल जो इलाका हरियाणा में है जहां यादव बाहुल्य है, दक्षिणी हरियाणा, वहां पे पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा। तो ये तमाम, राजस्थान में भी, तो इस तमाम जगह जहां जहां यादव हैं उनके ऊपर कृष्ण जन्मभूमि का असर पड़ सकता है। कल को मान लीजिए ये 4 लड़के 5 लड़के यादवों के वहां भेज करके कुदाली लगवा दें वहां, ऐसा करने में सक्षम है बिल्कुल पूरी तरीके से कि साहब रात को 5 यादव आए, फला यादव, ढिमके यादव, और ये जो है बाद में वो चाहे पकड़े भी जाएं लेकिन मुद्दा तो खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी मेरा रडार बता रहा है कि ऐसी चर्चाएं भी हैं कि ये कुछ भी करा सकते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में योगी जी ने ये बयान दिया है कि भाई मथुरा में जो स्थित कृष्ण जन्मभूमि है उसके बारे में आपका क्या विचार है, अखिलेश जी बताएं। और उस आंदोलन को भी उग्र ये कर सकते हैं ताकि एम वाई समीकरण को तोड़ा जा सके। जी। मैंने कहा दूसरी बड़ी खबर, दूसरा बड़ा खुलासा आपने किया है, झटके पे झटके दे रहे हैं आप। अब लगे हाथ फिर तीसरा भी बताई दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है इतने यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो शायद अब तीसरे झटके के लिए भी तैयार नहीं। देखिए, एक मुसलमानों का को लेकर के इन्होंने एक पीडीए वाला मामला भी बनाया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी ने। तो इसकी काट भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी काट ना ढूंढने की वजह से और इसको ना काट पाने की वजह से 37 सीट जीत गई लोकसभा में 2024 में समाजवादी पार्टी, और 7 सीटें जीत गई कांग्रेस। उसमें संविधान का पुट भी था और पीडीए का पुट भी था। तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अब इसको कैसे जो है इस सारे में भी मतलब इनकी डिवीजन की राजनीति है बेसिकली, अगर भाजपा की मानी जाए तो किसको किससे भिड़ा करके लाभ हो, जोड़ करके कोई लाभ नहीं ये लेते हैं, ये भिड़ा करके लाभ लेते हैं। तो एमवाई का मैंने आपको बता ही दिया कि मुसलमानों को यादव से भिड़ाने के लिए कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया जा सकता है। अब पीडीए को खिंड बिंड करने के लिए और आपस में भिड़ाने के लिए पिछड़ों और मुसलमानों को भिड़ाया जा सकता है। उसमें ये है मुद्दा, उसको थोड़ा सा बारीक से तरीके से समझना पड़ेगा आपके दर्शकों को। देखिए, जो आरक्षण की व्यवस्था है, 15(4) जो आर्टिकल है हमारे संविधान का, उसके अनुसार एससी, एसटी और एसईबीसी
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम आम भाषा में ओबीसी कहते हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार सरकार को होगा, ऐसा 15(4) आर्टिकल हमारे संविधान का कहता है। लेकिन अब इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं तो एससी, एसटी और ओबीसी में एससी वर्ग के अंदर अगर कोई हिंदू है, सिख है या बौद्ध है, तब तो वो एससी रह सकता है। लेकिन अगर इन तीनों में नहीं है और कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन जाता है या ईसाई बन जाता है, तो उसको एससी का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, एससी में उसका आरक्षण छीना जा सकता है, वो छिन जाएगा। अब यही चीज जो है, क्योंकि तीनों लोग एक बेंच पे बैठे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तो जब एससी में मुसलमान और ईसाई नहीं है, तो इस चीज को अब ये मेरी जो जानकारी है, जो कंसीडर कर रहे हैं कि क्यों ना हम इसको ओबीसी में भी लागू कर दें और ओबीसी में से भी हम मुसलमानों को बाहर कर दें, क्योंकि जब मुसलमान कोई व्यक्ति बन गया तो उसकी जाति कहां बची, क्योंकि मुस्लिम धर्म जो इस्लाम धर्म खुद ही कहता है साहब हमारे यहाँ जातियां नहीं, इसी तरीके ईसाई धर्म में जातियां नहीं है। तो जब ये खुद ही कहते हैं तो इनको एसटी का या ओबीसी का लाभ क्यों दिया जाए? अब एसटी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर है नहीं। अब ये बात मैंने किस तरीके से पकड़ी, इस विषय में अभी पिछले दिनों एक कन्वेंशन हुई थी, काफी सारे शेड्यूल ट्राइब के लोग यहाँ पर दिल्ली आए थे, और ये 30/5/2026 को राम माधव, जो इनके थिंक टैंक माने जाते हैं, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में कि भाई ये वो आर्टिकल है, कोई जाकर के इसको देख भी सकता है, तो ये राम माधव का आर्टिकल है। इसमें इनका कहना यह था कि भाई एसटी वर्ग के लोगों की ये मांग है कि मुसलमान जो हमारे एसटी वर्ग के लोग ईसाई बन गए या मुसलमान बन गए, उनको एसटी का लाभ क्यों मिलना चाहिए, उनको बाहर करो। वो सारा का सारा लाभ उठा रहे हैं, दो तरह के लाभ उठा रहे हैं, माइनॉरिटी का लाभ भी उठा रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी है मुसलमान के रूप में और ईसाई के रूप में, और वो एसटी का भी उठा रहे हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये इनको बाहर करने की भूमिका है। इसी तरीके से अभी 25 जून को एक हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया है। एक व्यक्ति हिंदू धर्म का था, जो पिछड़े वर्ग का था, वो मुसलमान हो गया। उसने जाकर के वहां सर्टिफिकेट की मांग की, भाई क्योंकि मेरी जाति हिंदू धर्म में पिछड़े वर्ग में आती है तो मुसलमान में मुझे सर्टिफिकेट दो। तो उन्होंने जो है सर्टिफिकेट उसका नहीं बनाया, हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। हाईकोर्ट ने यह कहा कि यदि आप मुसलमान बन जाते हैं और पहले हिंदू धर्म में आपकी ओबीसी जाति थी, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप मुसलमान बन गए तो आपका ओबीसी स्टेटस वहीं समाप्त हो जाता है। इस तरीके से जो है इसको अब यूपी पे अप्लाई करते हैं। यूपी में अगर कल को यही फार्मूला अपनाते हुए, हाँ इससे पहले बंगाल में ये फार्मूला अभी तत्काल में अपनाया गया है। बंगाल में करीब 170 से ज्यादा जातियां ओबीसी वर्ग में आती हैं और ओरिजिनल 66 थी, उसके बाद 100 से ज्यादा जातियां ममता बनर्जी ने उसमें जोड़ दी थी, जिनमें मुख्य रूप से मुसलमानों की जातियां थी जो हिंदू से कन्वर्ट होकर के वहां गए हैं पुराने टाइम में, तो उनकी जातियों को उसमें जोड़ दिया गया था। अभी शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार आई है, भाजपा की सरकार, उन्होंने उन सबको बाहर कर दिया। अभी हुआ है ये हफ्ते 10 दिन पहले ही काम। तो इसी काम को यदि बाबा जी यहाँ यूपी में कर दें, तो जो पीडीए में अल्पसंख्यक है उसकी भिड़ंत ओबीसी वर्ग से हो जाएगी, क्योंकि यादव ओबीसी में और बाकी भी जो इन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बनाया, तो पिछड़े में की आबादी 50, 55, 60% के आसपास है यूपी में। तो निश्चित रूप से भिड़ंत का कारण हो जाएगा कि भाई देखिए मुसलमान पिछड़ो, तुम्हारा जो है आरक्षण खा रहे हैं, और जब इन्होंने धर्म बदल लिया और ये जो है मुसलमान हो गए, तो मुसलमान में जब जाति नहीं है तो इनको क्यों आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब मैं उदाहरण दूं, जैसे कि हमारे यहाँ पर गुजर है, यूपी में गुजर ओबीसी में आता है, लेकिन गुजर मुसलमान भी है। मुसलमान गुजर को भी ओबीसी का लाभ मिलता है, ओबीसी के इलेक्शन में भी वो खड़ा हो सकता है, जो स्थानीय इलेक्शंस होते हैं अप टू जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं, और उसके अलावा जो बाकी आरक्षण के लाभ शिक्षा में या नौकरियों में मिलते हैं, उसका भी वो लाभ ले सकता है। लेकिन अगर ये बात इन्होंने कह दी कि साहब ओबीसी में से भी इनको हटाओ, तो फिर मुसलमानों को हटाओ, तो कहीं ना कहीं भिड़ंत की बात आ जाएगी। यादवों को और ओबीसी पूरे वर्ग को मुसलमानों से भिड़ाने का ये एक इनका, और जो है पीडीए की जो एकता है उसको छिन्न भिन्न करने का ये भी एक जो है इनका अस्त्र है, जिस पर ये आगे काम कर सकते हैं। जी चौधरी साहब, बाकी दो बचे हुए हैं, दोनों भी एक साथ बता दीजिए, क्योंकि फिर बाकी बचे में एक आध सवाल मैं और पूछ सकता हूँ आपसे। तो बाकी जो दो हैं अगर उनको एक साथ आप बता दें। जी जी, देखिए चौथा शूल जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं वो डीलिमिटेशन वाला है। अब डीलिमिटेशन में क्या हुआ है कि डीलिमिटेशन का जो मामला है वो ये है कि हमारे यहाँ जो आर्टिकल 81 और 82 है संविधान का, वो ये कहता है कि हर 10 साल में जो
जनगणना होगी उसके अनुसार हर राज्य की सीटें निश्चित होंगी कि लोकसभा में किसकी कितनी सीटें होंगी, और जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसी प्रोपोर्शन में उसकी सीटें नियुक्त होंगी। लेकिन इस प्रावधान को 1976 में 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया कि भाई 1971 की जनगणना के अनुसार जितनी सीटें हैं 543 में से, जैसे उस टाइम 39 सीटें थी वहां की मद्रास इसकी तमिलनाडु की, तो वो 39 ही चली आ रही है। हालांकि जनसंख्या के अनुपात में वो प्रोपोर्शन बदल चुका है। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब उसको हमने 2001 तक फ्रीज कर दिया था, फिर वाजपेयी साहब ने भी 2001 के बाद उसको 2026 तक फ्रीज कर दिया था। अब 2026 की फ्रीज जो है वो खत्म होने वाली है। अब 2026 के बाद की जो जाति जो सेंसस आएगा, जनगणना होगी, अब उसके अनुसार उसका आकलन किया जाएगा। अगर उसके अनुसार आकलन किया जाता है और 543 सीटें नहीं भी बढ़ती हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं और जो अमेंडमेंट पीछे अप्रैल में ये लाए थे वो गिर गया था, उसको अगर पास नहीं भी करा पाते हैं तो फिर भी 543 का डिवीजन जो है 2026 के बाद की जो जनगणना होगी, जो 2027 में होने वाली है फरवरी में, उसके रिजल्ट के अनुसार ही परिसीमन करना पड़ेगा, ऐसा हमारा संविधान कहता है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संविधान में लिखी हुई बात करनी पड़ेगी, डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर 543 सीटें ही रहती हैं तो लगभग 40 सीटें दक्षिण के राज्यों की कम हो जाएंगी और नॉर्थ की हिंदी बेल्ट की बढ़ जाएंगी। अब क्योंकि हिंदी बेल्ट में ये जीतते रहते हैं, भाजपा वाले मजबूत हैं, और दक्षिण में जो है कांग्रेस मजबूत है, तो कांग्रेस चाहती है कि भाई सीटें उसी प्रोपोर्शन में बनी रहे जैसी 71 में थी। ये कहेंगे कि साहब क्योंकि हम मजबूत है यहाँ पर तो हम जनसंख्या के अनुपात में क्यों ना करें। मान लीजिए एक राज्य में की जनसंख्या 1 करोड़ है, एक की 3 करोड़ है, तो 1 करोड़ वाले को अगर 10 लोकसभा की सीटें मिलेंगी तो 3 करोड़ वालों को 30 मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है उसको 20 दे देंगे आप, क्योंकि जनसंख्या उसकी जो है उसी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो कानून और संविधान यही कहता है कि प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रोपोर्शनेट नहीं है तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इस चीज को 25-25 साल के 2 बार अमेंडमेंट करके फ्रीज किया गया कि चलो अभी 50 साल का इनको गैप दे देते हैं। उसके बाद क्योंकि दक्षिण वाले राज्य कहते हैं साहब हमने जनसंख्या कंट्रोल कर ली, नॉर्थ वालों ने जनसंख्या अपनी बढ़ा ली, तो इस कारण से ये विवाद चला आ रहा है। तो अब ये कह सकते हैं यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए अगर हम जनसंख्या के अनुपात में करते हैं और जो इनको 50% सीटें बढ़ाने वाला मामला चल रहा है, तो 850 सीटें हो जाएंगी, तो उस हिसाब से जनसंख्या के अनुपात में 140 सीटें बनती है यूपी की। तो ये अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि देखो आपकी 140 सीटों को ये आदमी बढ़ने नहीं दे रहा है, ये हमारा समर्थन नहीं कर रहा है, तो ये तो सारे यूपी का दुश्मन है। देखो राजस्थान की सीटें भी 25 से बढ़ के 48 हो सकती हैं, मध्य प्रदेश की, बिहार की, सभी सीटें बढ़ जाएंगी। तो ये कहेंगे कि साहब देखिए उत्तरी राज्यों के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं कि 50 साल तक हम जो रोटियां हमारे हिस्से आनी थी वो हमने दक्षिण वालों को दे दी, ये चाह रहे हैं फिर से उनको ही देते रहे। तो ये बड़ा एक विवाद खड़ा हो सकता है जिसमें ये अखिलेश यादव को या इंडिया गठबंधन को नॉर्थ के राज्यों में कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हैं और अपना राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। तो ये इनका एक और फार्मूला है। और अंतिम बात जो पांचवा शूल है वो है पार्टियों को तोड़ने वाली जो बात हमने पहले भी आपके चैनल पे बताई थी कि भाई ममता बनर्जी को तोड़ दिया, इसको शरद पवार, शिवसेना को तोड़ दिया, शरद पवार का नंबर कभी भी आ सकता है। तो उसी चीज को अगर डिलिमिटेशन के मामले में समर्थन समाजवादी पार्टी इनको नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी को तो नीचा तो दिखाया जाएगा कि आप क्या मद्रास की पॉलिटिक्स कर रहे हो, तमिलनाडु कर रहे हो, कि आप यहाँ सीटें कटवा रहे हो हमारी, जितनी हमारे जनसंख्या के हिसाब से नहीं चाहिए। और इनकी पार्टी को तोड़ने का बंदोबस्त भी किया जा सकता है। अगर 220 तक भी, मेरा अंदाजा है 220 तक भी ये ले आए, पूरा यूपी नहीं भी बटा, 220 तक सीटें समाजवादी पार्टी जीत भी गए, तब भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सिंधिया की मदद लेकर के इन्होंने 20-25 सीटें, आपको याद होगा, तोड़ दी थी, सरकार पलट दी थी, उसी तरीके से यहां पर भी प्रयोग ये कर सकते हैं। उससे पहले डिमोरलाइज करने के लिए इंडिया गठबंधन को पहले भी सीटें तोड़ सकते हैं, इनके लोकसभा के सांसद तोड़ सकते हैं। तो तोड़फोड़ वाला जो है शूल इनके पास है। तो ये पंचशूल की रणनीति से विपक्ष को धराशायी कर सकते हैं। मैं सचेत करने के माध्यम से, सचेत करने की नीयत से विपक्ष को बता रहा हूं कि भाई ये इस पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसको तत्काल आप इसका काउंटर सोचिए। जी चौधरी साहब, एक सवाल जो इमीडिएटली फिर मेरे दिमाग में आता है कि आपने जो 5 बताए सारी चीजें, यूपी तोड़ने से लेकर पार्टी तोड़ने तक, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो चंदा चोरी का मुद्दा है वो इस वक्त डेंट कर रहा है, पूरे देश में डेंट कर रहा है,
तो इन सब तरीकों से क्या इमीडिएट रिलीफ मिलेगा? और दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव तक क्या वक्त है कि इतना जो है वो ये सब कर पाए? इतना इतना वक्त है क्या? देखिए, इसमें प्रदीप जी जो भी मैंने काम बताए, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, केवल डीलिमिटेशन में है। डीलिमिटेशन में तो ये इनके मुंह पे काला पोत देंगे कि साहब आपने उत्तर प्रदेश की सीटें, बिहार की सीटें, राजस्थान की सीटें, मध्य प्रदेश की सीटें उठा करके दक्षिण भेज दी। दक्षिण वालों से इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दक्षिण वाले इनको सीट ही नहीं दे रहे। तो आदमी कहेगा कि साहब आप समाजवादी पार्टी वालों, तुम तो जो है यूपी की सीटों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। और जनता के बीच में अभी ये मुद्दा गया नहीं है, लेकिन जब मजबूती से जाएगा कि भाई यूपी की तो 140 सीटें हो सकती हैं, अगर 850 सीटें लोकसभा की होती हैं, तो फिर किस आधार पर भी तुम इनसे इनको 120 सीटें दे रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं अधिकार का मुद्दा है जनसंख्या के अनुपात में। इसी तरीके से आपने जो यूपी डिवीजन का मैंने बताया, इसमें तो इसको तो इसी विधानसभा के सत्र में अभी लोकसभा के सत्र में जो आगामी है 2 हफ्ते बाद या 1 डेढ़ हफ्ते बाद शुरू होने वाला है, 8-10 दिन बाद, जुलाई में ही, तो उसमें कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब इनसे जो भी प्रक्रिया है कर कुरा करके या उसको ला करके, सिंपल प्रोसीजर है, उसमें ज्यादा लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें भी नहीं है। सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास होना है, वो उसको किया जा सकता है। बाकी ये जो कृष्ण जन्मभूमि वाला है, इसमें तो ना तो लोकसभा की जरूरत है ना विधानसभा की जरूरत है, इसको तो जो है केवल भीड़ को भड़काना है। इसी तरीके से जो ओबीसी में से बाहर करने की बात है मुसलमानों को, उसमें भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। उसके लिए तो ये सिंपल एक, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, ये था जो शेड्यूल कास्ट का था, ये है मेरे पास। तो ये इस तरह का एक ऑर्डर जो है ओबीसी का आ जाएगा कि भैया हमने ओबीसी में से भी मुसलमानों को बाहर कर दिया, और अगर कोई कोर्ट में जाए तो कोर्ट तो इन्हीं के पक्ष में फैसला दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है, पार्टी तोड़ने का भी कोई संसद में जाके तो पार्टी टूटनी नहीं है, वो तो बाहर से कैलकुलेशन होनी है, पैसे की कैलकुलेशन होनी है, या सीबीआई के माध्यम से होना है। तो सारी की सारी चीजें इनके विद इन रेंज है। अब ये रायता फैलाएंगे, उसका लाभ लेंगे, या इनमें से कुछ काम करेंगे, या क्योंकि इससे क्या होगा कि योगी भी ढेर होते हैं, अखिलेश भी ढेर हो जाएंगे, और इनकी सारा ध्यान जो अभी मंदिर की तरफ चला गया, उससे दूसरी तरफ ध्यान भटक सकता है, ऐसा मेरा जी। अंदाजा है। जी। चौधरी साहब, जैसा आपने उत्तर प्रदेश को लेकर बताया कि योगी भी ढेर हो जाएंगे, मुलायम समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, सब कुछ होगा। कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस के लिए कैसे रहेंगे फिर? कांग्रेस को आपने शुरू में कहा कि अगर 3 टुकड़ों में बट जाता तो कांग्रेस के लिए होप पैदा होती है, या उसके अलावा ये जो बाकी 4 तरीके करते हैं उसमें कांग्रेस के लिए कोई स्कोप बनता है? नहीं, देखिए, यूपी डिवीजन में तो कोई आपत्ति कांग्रेस को भी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में कम से कम आगे की पॉलिटिक्स कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाएगी, तो यहाँ पर अल्टरनेट और कोई नहीं है। और मध्य में और पूरब में क्या होगा, क्योंकि वो भी एक राज्य तो खाली करना पड़ेगा अखिलेश यादव को, मध्य में इटावा वगैरह मध्य में आएंगे, तो वो वहां तक सीमित हो जाएंगे। तो कांग्रेस का निश्चित रूप से स्कोप बढ़ेगा। इस विषय में जवाहरलाल नेहरू जी भी एक बार पार्लियामेंट में बोला था, इसको कोट किया है, जो मैंने आर्टिकल बताया जयराम रमेश जी का, उसमें उन्होंने कोट किया उस चीज को भी। तो वो इसके फेवर में रहे हैं कि भाई ठीक है, यूपी के भी डिवीजन होने चाहिए। और वेस्टर्न यूपी तो जैसा मैंने बताया कि वेस्टर्न यूपी तो बिल्कुल चाहते ही हैं, आंदोलन से मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूँ कि भाई वेस्टर्न यूपी के भी विभाजन होना चाहिए। यहाँ से हाई कोर्ट की दूरी, मतलब यहाँ से ये समझिए लाहौर हाई कोर्ट पास है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच हमारे से बहुत ज्यादा दूर है, तो बेंच तक नहीं दी जा रही है। तो ये अन्याय तो यहाँ कहीं ना कहीं यूपी के साथ हो रहा है। भाषा का, पहनावे का, कल्चर भी बहुत ज्यादा ईस्ट और वेस्ट यूपी में फर्क है, और दुनिया भर की लूट भी यहाँ मचाई जाती है। तो तमाम कारण है वेस्टर्न यूपी वाले में। मुस्लिम्स का जहां तक सवाल है, वो एससी का बहाना लेके, बोले जब एससी में मुसलमान नहीं है तो ओबीसी में क्यों हो मुसलमान, एसटी में मुसलमान क्यों हो? तो इसलिए मुसलमान, क्योंकि इनका वोटर है इंडिया गठबंधन वालों का, तो इसके लिए भी कोई आपत्ति इनको नहीं है। हालांकि उसका उसका नुकसान या फायदा बहुत ज्यादा कांग्रेस को नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान तो उनके साथ रहेगा ही, और कांग्रेस इस पोजीशन को डिफेंड भी करेगी। लेकिन ओबीसी को जरूर उनसे वो छिटकाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से पिछड़ों की बात राहुल गांधी ने बार बार की है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और पिछड़ों को अधिकार देंगे, तो उसमें अगर ये पॉइंट आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनको भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को टैकल किया जाए। मुसलमान भी उनका वोटर है, पिछड़ा भी उनका वोटर है। मुसलमान को बाहर करते हैं तो मतलब रखते हैं तो पिछड़ा नाराज होता है। तो लेकिन इनकी जो डिवीजन की राजनीति भाजपा की है, बड़ी खतरनाक राजनीति है। तो इन सारे मुद्दों में कहीं ना कहीं
कुछ में जो है जैसे डिवीजन है यूपी का, उसमें तो लाभ होगा, बाकी चीजों में बहुत ज्यादा लाभ वाली बात मुझे कांग्रेस की तो नहीं लग रही है। लेकिन भाजपा कुछ भी करने में, अपनी सत्ता को बचाने में, देखिए योगी को तो ये यूपी जीतना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि योगी 80 सीटों वाला मुख्यमंत्री बनकर के तीसरी बार आ जाए। तो उसके लिए सीमित करने का इनके पास एक चारा है। योगी को डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है कि उसको भगा दें, लेकिन ये सब चीजें करने से कहीं ना कहीं ये देश की राजनीति में एक नया भूकंप ला सकते हैं। जी जी। अब जल्द ही कैबिनेट एक्सटेंशन है या फेरबदल है, जो भी आप कहिए, उस वहां से राजनीतिक उथल पुथल जो इस देश में शुरू होगी, वो चौधरी साहब ने बता दिया है कि कहां तक पहुंचेगी। और हो सकता है कि 1947 के बाद दूसरी बड़ी उथल पुथल आपको देखने को मिले। अब वो सब वक्त का तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वक्त इस वक्त चौधरी साहब के पास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम 33-34 मिनट हो चुके हैं। तो आगे के लिए भी कुछ रखना जरूरी है। तो चौधरी साहब, पुष्पेंद्र जी, आपने समय निकाला, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में खास करके क्या खेल हो सकता है, जो शायद अभी तक किसी ने इस बारे में जिक्र नहीं किया, ना सोचा भी होगा शायद। इन सब महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी यूपी की सियासत धन्यवाद, पे एक और चैप्टर खोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका।